चलिए बच्चों शुरू कर देते हैं एक और नया लेक्चर चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उनको भी जाकर आप देख लें। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, फिर लेखपाल का एग्जाम देने वाले हैं। 100% ये श्योरिटी देता हूँ कि इन चैप्टर्स में जितने मैंने एमसीक्यू तैयार किए हैं ल्यूसेंट के, भाई आपको एमसीक्यू 100% रखा हुआ मिल जाएगा। इसमें से तो जरूर रखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अभी नीट तक में देखा, नीट तक में यहाँ ल्यूसेंट से क्वेश्चन रखे हुए थे। अगर आपको यकीन ना हो तो ल्यूसेंट जनरल साइंस को ले लें जो ऑब्जेक्टिव वाली है, और चेक कर लें कि नीट के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे। उससे 2-3 क्वेश्चन अगर आ भी गए ना तो आप ये समझ लें कि भाई बहुत कुछ आ गया, क्योंकि नीट के एक एक क्वेश्चन की वैल्यू आपको अच्छे से पता होगी। खास करके उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा पता होगी जो भाई नीट का एग्जाम दे रहे होंगे। चलो इसको देख लेते हैं। इसके अंदर भी कलेक्शन किया गया है 10 क्वेश्चनों का, जल्दी निपटा देंगे। लेक्चर नंबर 4 है चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिसिटी का, जिसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है? ये होता है रो। इसके फॉर्मूले की बात करोगे तो ये होता है एल आर ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इंपॉर्टेंट है, रो विशिष्ट प्रतिरोध है जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। खास बात मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुड़ाई इन सबसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी अफेक्ट किस चीज से होती है? अफेक्ट होती है रिलैक्सेशन टाइम से, और दूसरा होती है एक्चुअल में ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है, तो एक तो रिलैक्सेशन टाइम हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से भी ये अफेक्टेड होती है और टेम्परेचर के साथ बदल जाती है। ये वाली बात ध्यान रखनी है। टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंपॉर्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम जिसको टाउ कहते हैं ये इंपॉर्टेंट है रेजिस्टिविटी के लिए। फिलहाल रेजिस्टिविटी की बात कर रहा है, इसका फॉर्मूला आर ए अपॉन एल होता है। इस फॉर्मूले को उठा लें, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। यहां से मात्रक निकालें। आर का होता है ओम, इसको ऐसे ही रहने दें, और ए का होता है मीटर स्क्वायर। नीचे लंबाई का मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा ओम मीटर। जहां कहीं भी ओम मीटर है टिक करो और आगे निकलो। भाई इतना टाइम नहीं होगा, लेकिन चीजों को समझो। हमने इससे एक नए क्वेश्चन की शुरुआत कर ली, क्या कि भाई ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है? तो टेम्परेचर पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, रिलैक्सेशन टाइम पर। अगर किसी को तीनों चीजें ना पता हो कि तीनों ही चीजें क्या है, तो भाई आप रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर अगर चेक करना चाह रहे हैं तो आप देख लें मेरी एकेडमिक वाली वीडियो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इसको पढ़ाया हुआ, बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ। वहां जाकर देख लेंगे तो आपको बेनिफिट वहां और अलग तरीके का मिलेगा। अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है एक तार की लंबाई एल मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी गई, लंबाई को डबल कर दिया गया, तो हमसे कह रहा है अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका मतलब हमसे ये पूछना चाह रहा है, हमारी नॉलेज चेक कर रहा है कि तार का प्रतिरोध लंबाई पर किस तरह से डिपेंड करता है। तो हमें पता है अच्छे से, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो इसका मतलब आर जो है प्रोपोर्शनल है एल के। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैंने इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई थी, रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस तरह से डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर। जाकर देखें तभी तो आपको चीजें समझ में आएंगी। प्रॉब्लम जो रहती है बच्चों की यही तो रहती है, भाई कॉन्सेप्ट आपने क्लियर नहीं किए, चीजों को आपने देखा नहीं, जल्दबाजी में आप हो, तो भाई आपको क्या होगा? सारे क्वेश्चन आपके जल्दबाजी में रह जाएंगे। तो आप पहले चेक कर लें, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाइए कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस तरह से डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर। तो वहां जाकर आप देख लेंगे तो आप उस तरह के सारे क्वेश्चन लगा देंगे। ये क्वेश्चन वहीं से पिक किया गया है। आर प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस जो है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लंबाई को डबल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लंबाई को ट्रिपल कर दोगे तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा। फिलहाल यहां लंबाई को डबल किया जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो पहला का 2 गुना हो जाएगा। इतना छोटा क्वेश्चन अभी तक पूछा है क्या? नहीं पूछा। इससे पहला वाला पूछा है क्या? पहला वाला भी नहीं पूछा, दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे। इस वाले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। हमसे कह रहा है एक सामान्य शुष्क सेल, शुष्क सेल का मतलब होता है ड्राई सेल, ठीक है। ड्राई सेल आपने देखा होगा, जो बैटरी के अंदर इस्तेमाल करते हो वो ड्राई सेल होता है। बैटरी टॉर्च के अंदर इस्तेमाल करते हो, जो माइक के अंदर लगा हुआ छोटा सा घंटे के अंदर जो इस्तेमाल होता है, वो सारे के सारे ड्राई सेल है। ड्राई सेल एक ऐसा सेल होता है जिसको एक बार डिस्चार्ज कर दिया जाए तो वो वापस से रिचार्ज नहीं किया जा सकता। ड्राई सेल के अंदर ये बात है। तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो इरिवर्सिबल होती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये वाली बात ध्यान रख लीजिएगा। तो हमसे कह रहा है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य, तो विद्युत अपघट्य इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में किसको यूज करते हैं मैंने आपको बता रखा, NH4Cl। अगर किसी ने
किसी ने एक वीडियो बनाई थी मैंने, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस, उसके अंदर मैंने बताया था, पूरा ड्राई सेल बना दिया था, उस ड्राई सेल के अंदर क्या क्या प्रोसेस थे, क्या केमिकल रिएक्शन थे, सारी बता दी गई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी जाके चेक कर लें, कहीं ना कहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। नहीं आए तो डायरेक्ट सर्च कर देना एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस बाय प्रिपरेशन अड्डा गवर्नमेंट, तो आपको डायरेक्ट वो वीडियो मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को देख लें। अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट यूज किया गया था एज ए इलेक्ट्रोलाइट, तो ये ध्यान रखें, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्चुअल में साइंस जो होती है ना, वो साइंस इंटरलिंक है, अगर आपसे एक चीज आती है तो कहीं ना कहीं उसका दूसरी जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा, अगर दूसरी चीज आती है तो कहीं ना कहीं उसका तीसरी जगह पर इस्तेमाल हो जाएगा, और हो सकता है चौथी जगहों पर इन तीनों का इस्तेमाल हो जाए। तो इसलिए हर चीज को याद करना भी बेहद जरूरी होता है, उसको दिमाग के अंदर बिठाए रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस में तो स्पेशली ये केस है। ठीक है भाई, अब देखो हमारे सामने क्या है, शुष्क सेल की बात कर रहा है, ड्राई सेल की। क्वेश्चन नंबर 34 ड्राई सेल के बारे में ये है, देखो अब जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें मिल गई आपको ड्राई सेल के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह आपको किसे इस्तेमाल में लेना होता है, अमोनियम क्लोराइड को, तो अमोनियम क्लोराइड का ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो गया। तो जहां कहीं भी सी का तीसरा है वो आपका ठीक है, तो सी का तीसरा दो जगहों पर है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसका मतलब सी का तीसरा इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ए बी तो कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो आपने पता लगा लिया, क्योंकि सी का आंसर तीसरा है, तो सी का आंसर तीसरा तो या तो भाई सी के अंदर है या डी के अंदर है, तो इसका मतलब ऊपर के दोनों गलत हो गए। अगर आप डी पर रिसर्च करोगे तो भाई डी पर रिसर्च नहीं मिल पाएगी, क्योंकि डी में डी का आंसर नंबर 4 आंसर नंबर 4 दोनों के अंदर ही है, तो डी पर आप रिसर्च नहीं कर सकते, या तो आप ए पर देखोगे या आप बी पर देखोगे। ए और बी में से किसी को चेक कर लो। ए ऋण इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड हम उसका इस्तेमाल करते हैं जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। अगर आप बात कर रहे हो जिंक और कार्बन वाले इलेक्ट्रोड की, सब बने एक शुष्क सेल की, तो उसमें जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है, जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं उसको निगेटिव बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखने वाला वो ऋण इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है। अब तो ऋण इलेक्ट्रोड किसका होगा, जिंक का बर्तन, तो इसका मतलब ए का क्या होना चाहिए, दूसरा, तो ए का दूसरा तो भाई इसी के अंदर है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस हिसाब से आंसर जो बन गया वो सी बन गया। और भी बहुत तरीके हैं और भी बहुत सारी समझदारियां हैं जिससे आप ये क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा आंसर लग चुका है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य का होता है, विद्युत अपघट्य होता है, कौन सा होता है आपको बताना। जो कार की बैटरी होती है, एक्चुअल में जो कार की बैटरीज होती हैं वो लेड बैटरीज होती हैं। कौन सी होती हैं, लेड बैटरी। और जो लेड बैटरी होती है, लेड बैटरी स्पेशली उसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेड बैटरी के अंदर हम स्पेशली सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। कौन से एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये इस्तेमाल होता है, ये H+ और SO4- की फॉर्मेट में दिखाई देता है। तो लेड बैटरी के अंदर हम हमेशा H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, तो जहां कहीं भी सल्फ्यूरिक एसिड है वहां आप टिक कर दो और आंसर पर क्लिक कर दो। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको एक फॉर्मूला भी पता लग गया, H2SO4। जो लोग बिल्कुल बुद्धू हैं उन लोगों के लिए तो ये भी जानने के लिए योग्य है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या, वरना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतने बेवकूफ तो आप होंगे नहीं, ना ही इतने आप कमजोर होंगे कि आपको H2SO4 का फॉर्मूला ही ना पता हो। लेकिन अगर आपके माइंड से स्लिप कर जाए तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हो जाता हर किसी के साथ, तो आपने H2SO4 का भी पढ़ लिया। शुष्क सेल है, देखो ड्राई सेल की बात कर रहा है। ड्राई सेल क्या होते हैं ये आपको हमेशा बताया गया और RRB 2006 के अंदर पूछा गया। ये मैंने ड्राई सेल के अंदर बताया था कि ये प्राइमरी सेल होते हैं, शुष्क सेल जो होते हैं प्राइमरी सेल होते हैं, इनके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शन पाई जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक बार अगर डाउन हो जाए तो वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते इनको, तो ये भाई प्राथमिक सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। आपने कभी देखा कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ऐसे क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि लोहे को अगर हवा में रख दोगे तो हवा के अंदर प्रेजेंट नमी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, ये नमी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड बना लेता, जिसको बोलते हैं Fe2O3। लेट अस सपोज कि X मॉलिक्यूल वाटर के इसके साथ चिपक गए तो ये बन जाता है जंग, ये है जंग का सूत्र, तो जंग बन जाती है।
Fe2O3.XX2, जिसको आप बोलते हो रस्टिंग, भूरे कलर की परत जम जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोहे के ऊपर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं केमिकल प्रोसेस के थ्रू। वो जिंक की परत चढ़ाना कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन। जो गैल्वेनिक वर्ड इस्तेमाल होता है वो जिंक के लिए होता है, थोड़ा सा यहां से भी आपको टच में रहेगा। गैल्वेनाइजेशन किसके लिए होता है? जिंक के लिए होता है। और यहां हम परत किसकी चढ़ा रहे हैं? जिंक की चढ़ा रहे हैं। तो इस बात से आप ध्यान रख सकते हैं कि जिंक की लेयर चढ़ाना ये गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। इसको हम केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस है उसके थ्रू ये काम करवाते हैं हम गैल्वेनाइजेशन का। अगला क्वेश्चन, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा m जो होती है उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होती है। इस आवेश को आप करंट की फॉर्म में भी तोड़ सकते हो, IT। तो ये किसने दिया था? ये फैराडे का प्रथम नियम है। फैराडे के वैद्युत अपघटन के 2 नियम थे, प्रथम नियम ये है। ये वाली बात ध्यान रख लें। फैराडे ने फिजिक्स के अंदर भी लॉज दिए हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी लॉज दिए हैं। तो ये फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है, ये वाला ध्यान रख लें आप। वैद्युत अपघटन संबंधी प्रथम नियम है जिसमें मास जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं आपको बता देता हूं। अभी आपने इससे पहले गैल्वेनाइजेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें जिंक की परत चढ़ाई गई थी लोहे के ऊपर। ऐसे ही क्या होता है, जब जिंक की परत चढ़ाई जा रही होगी लोहे के ऊपर, तो लोहे के ऊपर जिंक की मात्रा आ रही होगी, तभी तो परत चढ़ेगी। तो जिंक की जो मात्रा है वो किस पर डिपेंड करती है? जो भी हमारे पास केमिकल प्रोसेस हो रहा है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उसके अंदर हम करंट पास कराते हैं। तो जितनी देर तक करंट पास कराएंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा आनी शुरू हो जाएगी। किसकी आनी शुरू हो जाएगी? वो आ जाएगी मास की। अब मास किसका है? मास होगा जो भी हम परत चढ़ा रहे हैं, जिसकी परत चढ़ा रहे हैं उसका। जाहिर सी बात है जिसकी परत चढ़ाएंगे उसी का ही मास आएगा। तो हम चढ़ा रहे हैं लोहे के ऊपर जिंक की परत। अब जितनी देर तक मैं करंट पास कराऊंगा, केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग में लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर आपको ड्रॉप करनी होती है रोड, जिनके ऊपर आपको प्लेटिंग करनी होती है। उन रोड के ऊपर मटेरियल आना शुरू हो जाता है। अब मटेरियल तभी आएगा ना जब आप करंट पास कराओगे। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, आप जाके उसको भी सर्च कर सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और ये किस तरह से होती है और कौन से नियम इसमें लगते हैं। तो वहां जाकर आप समझ सकते हैं कौन से मटेरियल की किसके ऊपर प्लेटिंग हो सकती है, सब जान सकते हैं आप। तो भाई यहां से आप फिलहाल जान लिया आपने फ्राइडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम लगता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। जो भी हमने गैल्वेनाइजेशन भी एक तरह की इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हमसे कह रहा यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसने कहा था? ये ओम ने कहा था। अगर किसी को ओम का नियम समझ नहीं आता हो तो ओम का नियम डायरेक्ट सर्च करें, ओम्स लॉ बाय प्रिपरेशन अड्डा, आपको ऑटोमेटिकली ओम्स लॉ मिल जाएंगे मेरे खुद के पढ़ाए हुए। तो वहां डिटेल्स है, यहां पर भी मैंने बता दिया कि ये ओम का नियम है, स्टेटमेंट पूरा का पूरा ओम का नियम। फैराडे का नियम संबंधित है, बताओ किससे संबंधित होते हैं फैराडे के नियम? बताओ किससे होते हैं? वैद्युत अपघटन से, इलेक्ट्रोलाइसिस से। यही तो था, अभी यही तो बताया था आपने। इलेक्ट्रोलाइसिस कौन सा प्रोसेस होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस आपने सुन रखा होगा, क्या प्रोसेस होता है? एक्चुअल में आप 2 रोड डाल देते हैं और यहां से आपने क्या कर दिया, करंट पास करा दी और ये लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है। अब लिक्विड में लेट अस सपोज कि जिंक सल्फेट है तो ZnSO4 की फॉर्म में जो होगा वो Zn+2 और SO4-2। और ये आपने सपोज दैट ये आयरन है तो आयरन के ऊपर जिंक चढ़नी शुरू हो जाती है, चढ़नी शुरू हो जाती है। तो जितना आपने आयरन डुबो रखा उतने के ऊपर जिंक चढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप यही तो कहते हो कि लोहे के ऊपर आपने जिंक की परत चढ़ा दी। तो ये प्रोसेस जो है ये है वैद्युत अपघटन। आई होप आपने समझ लिया होगा। तो ये लेक्चर यहीं पर खत्म, अगले लेक्चर में बात करते हैं। चीज़ों को समझो, आसानी से समझो। अगर आपको टफ लग रही है चीज़ें तो भाई आप मुझे बताओ कहाँ टफ लग रही है आपको, टॉपिक दे, मैं आपको क्लियर करके दूंगा।